दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी की जो आत्महत्या हुई है ना, वो बहुत से सवाल खड़े करती है। सवाल ये खड़े करती है कि जिन लोगों के ऊपर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। अब कोई भी आदमी है, वो अगर उसके साथ कोई भी वारदात हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, उसको जान माल का नुकसान होता है या हो सकता है या होने की संभावना होती है, तो क्या करता है लास्ट में? वो पुलिस के पास ही तो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास ही उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अब ठीक है, देश के बाहर से तो जो सुरक्षा का काम है वो मिलिट्री का है, और मिलिट्री जो अपना काम है वो बखूबी निभा रही है और देश को उनके ऊपर भरोसा भी है। लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है, यानी हमारी और आपकी देश के अंदर की सुरक्षा है, उसका भार है पुलिस के कंधों पर। और आज पता नहीं कैसा सिस्टम हो चुका है कि पुलिस आम आदमी की रक्षा तो दूर की बात, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, अपनी खुद की जान के लाले पड़ रहे हैं उनको। और वो भी कोई ये नहीं है कि किसी कांस्टेबल को या इंस्पेक्टर सत्र के लेवल को, जो प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया होते हैं, दूसरे नंबर के जो मुखिया हैं, उनको भी प्रताड़ना से आत्महत्या करनी पड़ती है। तो इस पब्लिक का क्या होगा, ये समझ में नहीं आता दोस्तों। और ये समझ में नहीं आता कि ये पुलिस सिस्टम ही खराब हो चुका है या सरकार की फेलियर है या पूरा का पूरा सिस्टम ही गल चुका है, सड़ चुका है, खत्म हो चुका है। तो ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जो सोचने लायक है, और सोचना भी चाहिए। और जनता को चाहिए कि वो सरकार को इस चीज के लिए अकाउंटेबल बनाए, उसकी जिम्मेदारी वो करे, इतना दबाव डाले उसके ऊपर। खैर दोस्तों, लेकिन चलिए पहले हम थोड़ा सा एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी की बात करते हैं। तो दोस्तों वाई पूर्ण कुमार जी ने 7 तारीख को, यानी इसी 7 अक्टूबर को सुसाइड की थी। मैं थोड़ा सा हमारे जो हरियाणा के हैं या भिवानी क्षेत्र के लोगों उनको याद दिला दूं कि ये वाई पूर्ण कुमार जी हैं, ये वही हैं जिन्होंने मनीषा मर्डर मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि मनीषा ने, जो इशारा किया था कि मनीषा ने आत्महत्या की, वो उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया था, वाई पूर्ण कुमार जी ने। खैर चलिए, तो दोस्तों वाई पूर्ण कुमार जी ने जब सुसाइड किया तो उन्होंने एक 16 पेज का सुसाइड नोट लिखा था और उसमें उन्होंने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बताई थी कि कैसे सालों से कुछ अधिकारी उनको कैसे प्रताड़ित करने लग रहे हैं, कैसे अपमानित कर रहे हैं, कैसे उनके ऊपर केस दर्ज करके ना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और उन्होंने नाम भी हरेक के लिखे और ये बताया कि उनको जाति सूचक शब्द वो कह के ना प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और वो जब इस चीज को नहीं झेल पाए तो उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। और सिर्फ जाति सूचक ही नहीं, उनके ऊपर केस दर्ज भी करवाए गए। एक रोहतक का कोई शराब का ठेकेदार, उसके थ्रू केस दर्ज करवाया गया उनको रिश्वत के उसके मामले में। तो आखिर में जब वो ये प्रताड़ना नहीं झेल पाए तो उन्होंने कर ली आत्महत्या। और अपनी सुसाइड नोट में उन्होंने 14 अधिकारियों के खिलाफ लिखे। ये जो अधिकारी थे ये बहुत बड़े स्तर के थे, IAS IPS नहीं बल्कि DGP और सेक्रेटरी लेवल के थे। कुछ तो ऐसे थे जो रिटायर भी हो चुके थे। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि उनकी जो प्रताड़ना थी वो बहुत सालों से चल रही थी और वो धीरे धीरे सहन कर पा रहे थे, लेकिन जब नहीं सहन हुआ तो उन्होंने कर ली आत्महत्या। तो अब दोस्तों जो उनकी धर्मपत्नी IAS हैं, वो भी अवनीत P कुमार जी हैं, तो उन्होंने केस FIR दर्ज करवाई है। हालांकि ये तो दिखाई तो ये दे रहा है कि भाई जब उन्होंने FIR दर्ज करवाई है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और जो भी वो है दोषी है उनको सजा देगी। हालांकि उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई उसमें सरकार ने जो FIR दर्ज किया वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने की वो है, और धारा 3 की 5 और धारा 3 की 1 और इसके अलावा SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। तो दोस्तों दिखाई तो ये दे रहा है कि इसमें न्याय होगा और होना भी चाहिए। तो उसमें FIR में उन्होंने ये कहा है, उनकी पत्नी ने, कि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे और उनको इसलिए प्रताड़ित किया गया। दोस्तों थोड़ा सा अगर हम इसी बात के ऊपर विवेचना करें तो अगर ये अपने YD कुमार जी, पूर्ण कुमार जी थे, अगर वो ईमानदार व्यक्ति थे तो जरूर हमारे देश का ये सिस्टम ऐसा है कि ईमानदार आदमी को सिस्टम सहन नहीं कर पाता, न नेता सहन कर पाते हैं, न सरकारें सहन कर पाती हैं, और उनको इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है या खुदे लाइन लगाया जाता है या फिर उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो सिस्टम का एक हिस्सा हो और वो भी बेईमान हो जाए। और अगर कोई आदमी
बेईमान नहीं हो पाता, फिर भी ईमानदार रहता है, तो उसको किसी न किसी तरह से सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, या तो खुडे लाइन लगा दिया जाता है, या उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर इस तरह से नहीं कर पाते और कोई आदमी नहीं सहन कर पाता तो वो आत्महत्या कर लेता है, जैसे कि हमारे डीजीपी साहब ने की है। तो आपको एक ऐसा एक मैं उदाहरण बताऊंगा ईमानदारी का। एक अशोक खेमका जी नाम था, वो शायद भूले नहीं होंगे। अशोक खेमका जी इतने ईमानदार आदमी थे कि ईमानदारी का पर्यायवाची शब्द ही अशोक खेमका हो गए थे। लेकिन 30 साल की सर्विस में किसी भी सरकार ने उनको कोऑपरेट नहीं किया, और उनको 30 साल के अंदर 55 उनके ट्रांसफर हुए। यानी अगर वो कहीं पर भी अपने बच्चों को लेके जाते, स्कूल में एडमिशन करवाते, थोड़ा बहुत 1-2 महीना काम करते, तब तक उनकी ट्रांसफर फिर कर दी जाएगी। यानी 30 के 30 साल तक अशोक खेमका जी को प्रताड़ित किया सरकारों ने। और 30 साल, पिछले 30 साल में जितनी भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने उनको प्रताड़ित किया। लेकिन वो इतने दिलेर और मजबूत आदमी थे कि वे 30 साल तक सरकार से लड़ते रहे, और वो हमेशा ईमानदार है। और आखिर में वो एक पहला ऐसा उदाहरण है जो ईमानदारी के साथ अपनी पूरी नौकरी करके गए। लेकिन हमारे जो एडीजीपी साहब वाई पूर्ण कुमार जी, ये शायद नहीं सहन कर पाए, तो इन्होंने कर ली आत्महत्या। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम ये देखना चाहेंगे कि इस मामले में जो मेरा अपना अनुभव है वो क्या कहता है, कि क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उनकी पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है क्या वो सफल होंगी उसके लिए। तो दोस्तों, इसमें हालांकि ये मेरा अपना अनुभव, और मैं पिछले 25-30 साल से जो कार्यशैली देख रहा हूँ, और जो इस तरह के जो ईमानदार आदमी हैं उन के साथ जो घटना होती है, या फिर उनको बाद में न्याय मिलता है, यानी जो परिस्थितियां देखी है मैंने, जो अनुभव की है, और जो घटनाएं घटित हुई है, उसके आधार पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि इसमें मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है कि उनको न्याय मिले, उनकी धर्मपत्नी को न्याय मिले। क्यों ऐसा कह रहा हूँ दोस्तों मैं? वो इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के मामले में पूरा का पूरा सिस्टम एक हो जाता है। और हालांकि ये मेरा अपना अनुभव, मैं अपना अनुभव हो सकता है ये गलत हो, जरूरी नहीं कि ये ठीक हो। तो मेरा अपना अनुभव ये कि ऐसे मामलों में जब बड़े अधिकारी फंसते हैं तो बड़े अधिकारियों को साफ बचा लिया जाता है, किसी न किसी तरीके से साफ बचा लिया जाता है। और लेकिन जनता को तो थोड़ा न्याय दिखाया जाता है कि भाई हमने न्याय किया है, सही जांच की, तो उसके लिए किसी छोटे या सॉफ्ट टारगेट आदमी को बलि का बकरा बना दिया जाता है, जैसे कोई कांस्टेबल हो, एएसआई हो, हेड कांस्टेबल हो, या इंस्पेक्टर सत्र के लेवल को। लेकिन इस मामले में किसी कांस्टेबल का या एएसआई का या उसका किसी तरह का कोई रोल नहीं है। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि न्याय दिखाने के लिए जो बलि का बकरा बनाया जाएगा, वो बलि का बकरा बनाया जाएगा वो जो शराब का ठेकेदार है रोहतक से, जिन्होंने रिश्वतखोरी का जो आरोप लगा के इनके ऊपर वाई कुमार के ऊपर, पूर्ण कुमार के ऊपर जो केस दर्ज करवाया था, शायद उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाएगा। और बाकी के जो बड़े बड़े अधिकारी उनको मेरे हिसाब से साफ बचा लिया जाएगा। और वैसे भी इस मामले के अंदर उनकी जो धर्मपत्नी है अवनीत डी कुमार है, जो उन्होंने ये अब इंडिकेशन भी दिया है कि मैंने जो एप्लीकेशन दी थी, मैंने जो एफआईआर के लिए कॉपी दी थी, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो बहुत कमजोर धाराओं के अंदर की है। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार ने बचाने का पूरा प्रयास कर लिया। दूसरा, फिर और भी कई हिंट मिलते हैं कि जैसे उनकी धर्मपत्नी थी, वो जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जापान का दौरा था वो उनके साथ गई, क्योंकि वो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थी, तो उनको वहां जाना था, वो उनके साथ गई। और पीछे से जो डी पूर्ण कुमार जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जब ये नायब सैनी जी आए तो उनकी धर्मपत्नी तो ऑब्वियसली अपने घर जाएगी सीधी, लेकिन नायब सैनी जी ने दिल्ली के अंदर ही 1 घंटे तक उस डीजीपी शत्रु कपूर जी से अकेले में बात की, जो एफआईआर के अंदर मुख्य आरोपी है, जो उनकी धर्मपत्नी ने उनको मुख्य आरोपी बनाया। एक तो शत्रुजीत कपूर जी को बनाया, और एक रोहतक के जो एसपी नरेंद्र बिजाणा जी, उनको मुख्य आरोपी बनाया। तो मुख्य आरोपी से 1 घंटे तक सीएम के साथ मुलाकात करना, और वैसे भी शायद इनकी शत्रु कपूर जी की अपॉइंटमेंट हुई वो शायद नायब सिंह सैनी जी के टाइम में ही हुई थी। तो ये ओबियसली सरकार के आदमी है, मुख्यमंत्री के आदमी है, तो उनको तो बचाएंगे ही बचाएंगे। और उसके बाद जब सीधे मुख्यमंत्री जी उनके घर गए, डी पूर्ण कुमार जी के घर गए, तो वहां पर भी जब उनकी पत्नी ने उनको एफआईआर की कॉपी दी, उनसे न्याय मांगने की कोशिश की, तो अपने नायब सैनी जी ने सीधा ये कहा कि हम जरूर आपके साथ हैं और इसकी पूरी जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। तो इसमें थोड़ा दोस्तों एक टेक्निकल पॉइंट है। वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा हम जरूर जांच करवाएंगे
और दोषियों को सजा देंगे, यानी पहले जांच करवाएंगे और फिर जो दोषी पाएगा उसको हम सजा देंगे। जबकि उनकी जो धर्मपत्नी वो ये डिमांड करे कि पहले उनको अरेस्ट किया जाए, और अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो इतने ज़्यादा पावरफुल अधिकारी हैं कि वो तथ्यों को ख़त्म कर देंगे, सबूतों को मिटा देंगे। लेकिन उस मांग को नहीं माना गया। पहले उसकी जांच होगी, और जांच कब होगी, कितनी लंबी जांच होगी, ये तो वक्त की बात है। और दोस्तों, अगर एक गलती डी पूर्ण कुमार जी की धर्मपत्नी ने अगर कर दी कि उन्होंने सीबीआई से उसकी सिफारिश कर दी, प्रार्थना कर दी कि सीबीआई से जांच हो, तो मुझे लगता है कि जैसे कि अन्ना हजारे ने कई बार कहा है कि सीबीआई है वो तो सरकार का एक पिंजरे में बंद तोता है, वो सरकार के इशारे पे ही बोलता है। तो अगर ऐसा है, अन्ना हजारे की कहे अनुसार अगर है, तो सीबीआई की अगर जांच होगी तो वो फिर सरकार के इशारे पे ही चलेगी, और जांच है वो महीनों क्या सालों तक चली जाएगी। और तब तक सरकार के पास बहुत से तरीके हैं। उनके जो अवनीत पी कुमार है जो उनकी धर्मपत्नी, उनको मनाने के, उनको अवार्ड देने के, प्रमोशन देने के, और इतने चांस है कि उनको मना लिया जाएगा, यानी मामले को सेटल कर दिया जाएगा, और मामला जो है वो ऐसे कैसे रहेगा। और दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, जो सॉफ्ट टारगेट है, जो इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी है, उसको बलि का बकरा बनाकर उसको सलाखों के नीचे भेज दिया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से इसका अंजाम होना है। लेकिन ये दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी जो आज तक मैंने 25-30 सालों में पत्रकारिता के जीवन में देखा है और जो समझा उसके अनुसार कह रहा हूँ। हो सकता है सरकार इस मामले में ऐसा ना करे, सीबीआई ऐसा ना करे, और ईमानदारी से जांच करे, और दूध का दूध और पानी का पानी करे, ये तो वक्त की बात है। लेकिन खैर दोस्तों, अब फिलहाल ये है कि जो अधिकारी जो कभी गैंगस्टर को या अपराधियों को या दूसरे आदमियों को जेल में डाल के खुशी मनाया करते कि हमने उनको पकड़ लिया, उनको ये कर दिया, इनकाउंटर कर दिया, वो खुश हुआ करते, आज वो खुद डरे हुए हैं कि कल को उनका नंबर ना आ जाए। खैर दोस्तों, देखते हैं इस मामले में कौन कौन बलि का बकरा बनता है, कौन बचता है, कौन क्या होता है। हम तो यही कहेंगे कि वाई पूर्ण कुमार जी को न्याय मिले, उनकी धर्मपत्नी को न्याय मिले, और जो इस दुख की घड़ी में वाई पूर्ण कुमार जी ने जो आत्महत्या की, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख दर्द की सहन करने की शक्ति दे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नमस्कार।